गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सैर नगली की फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में। आज की जो क्लास है हमारी, चैप्टर चल रहा है हमारा वैद्युत चालक। इससे पहले 2 क्लासें हो चुकी हैं इस चैप्टर की। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, ओम का नियम बताया था। लास्ट टॉपिक हमारा ओम का नियम था। ओम का नियम याद होगा, क्या था ओम का नियम कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप दाब आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक तार के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। हमने निकाला था V/I बराबर क्या आता है, उसमें नियतांक आता है। सही है, तो आज हमें वही प्रूफ करके दिखाना है। V/I कितना होता है, कांस्टेंट होता है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। इसके साथ ही मैंने क्या पढ़ाया था, अनुगमन वेग भी पढ़ाया था। अनुगमन वेग क्या बताया था कि जब किसी चालक तार को बैटरी से जोड़ा जाता है तब चालक तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर जिस औसत सूक्ष्म वेग से गति करते हैं उसे क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। तो आज हम इन दोनों टॉपिकों को लेंगे, अनुगमन वेग और ओम का नियम। अनुगमन वेग के आधार पर हम क्या करेंगे, ओम के नियम की उत्पत्ति करेंगे, अर्थात ओम के नियम को प्रूव करेंगे। बहुत अच्छा डेरिवेशन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। सही है, तो अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, अच्छे से समझेंगे। देखिए स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा मैं। तो जैसा मैंने लिखा है, ये हमारा आईडी में आज का टॉपिक है कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम को प्रूफ करके दिखाना है। तो उसके लिए हम मान लेंगे कि माना क्या है, कोई चालक तार है। सही है, माना कोई चालक तार है, बना सकते हैं कोई चालक तार है, ये हमारा कोई चालक तार है जिसकी लंबाई कितनी है, L है। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, A है। सही है, माना कोई चालक तार है जिसकी लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है और इसके प्रत्येकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में बता चुका हूँ। प्रत्येकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रत्येकांक आयतन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी है, N है। ये इलेक्ट्रॉन है, तो प्रत्येकांक आयतन में हमने मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी मान ली है, स्मॉल है। समझ में आया। कोई चालक तार है L लंबाई का, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है और उसमें प्रत्येकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, N। ठीक है, अब जब हम इसे बैटरी से जोड़ते हैं या ये कहें कि जब चालक तार के सिरों के बीच हम क्या करते हैं, V विभवांतर स्थापित करते हैं। चालक तार के सिरों के बीच हम क्या लगाते हैं, V वोल्टेज लगाते हैं। तो क्या होगा, चालक तार में उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋण सिरे की ओर, ऋण सिरे से धन सिरे की ओर क्या करने लगेंगे, अनुगमन वेग V से गति करने लगते हैं। पहले भी पढ़ा है हमने। और चालक तार में क्या बहने लगती है, चालक तार में क्या बहने लगती है, वैद्युत धारा बहने लगती है। ठीक है, आई धारा बहने लगती है। तो चालक यानी कोई तार था L लंबाई का, उसे उसके सिरों के बीच हम क्या करते हैं, विभवांतर स्थापित करते हैं। तो उसमें आई धारा बहने लगती है, इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग V से गति करने लगते हैं। तो हमने वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध क्या निकाला था, तब यहाँ लिखेंगे कि चालक तार में बहने वाली धारा I बराबर कितना होगा, I बराबर होगा NA/PdE। ये हम पहले सिद्ध कर चुके हैं, चालक तार अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध। तो वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध प्रूव कर चुके थे पहले ही, I बराबर NA/PdE, यानी चालक तार में बहने वाली धारा कितनी होगी, I बराबर NA/PdE। सही है। अब देखिए हमने चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर कितना लगाया था, V लगाया था। चालक तार की लंबाई कितनी, L है। जब विभवांतर लगाया है तो चालक तार के सिरों के बीच क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र किससे कैसी होती है, प्लस से माइनस की ओर, ये पॉजिटिव सिरा होगा, ये माइनस का सिरा होगा, तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा E। तब चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, E बराबर V/L। सही है। चालक तार के सिरों पर हमने क्या लगाया, विभवांतर लगाया है, तो चालक तार पे सिरों पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा E, जिसकी दिशा कैसी होती है, प्लस से माइनस की ओर होती है। तो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, E बराबर V/L। सही है। अब इस वैद्युत क्षेत्र के कारण
यानी ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, कहाँ गति कर रहे हैं, ये वैद्युत क्षेत्र में गति कर रहे हैं। और हमने पढ़ा है कि जब कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र में स्थित होता है तो उस पर एक वैद्युत बल लगता है, कितना लगता है, F बराबर QE। तो इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला वैद्युत बल कितना होगा भाई, F बराबर कितना होता है, वो QE होता है वैद्युत बल। अब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, आवेश कितना होता है, E होता है। तो Q की जगह क्या लिखेंगे हम, स्मॉल e। तो F बराबर कितना हो गया, E into E। अब एक फॉर्मूला पढ़ा है भी, F बराबर क्या होता है, m होता है। तो यहाँ F को किस में खोल दीजिए, m बराबर कितना हो गया, E into E। अब यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं हम A की। तो A बराबर कितना आ जाएगा, A बराबर आ जाएगा E into E बटे में कितना, n। सही है। अब E की वैल्यू रख दीजिए ये वाली, E बराबर कितना है, V/L। तो E की जगह रख दिया हमने V/L। तो कितना हो जाएगा, E की जगह रखा हमने V/L बटे m। कितना हो गया ये, A बराबर यहाँ से हो जाएगा EB बटे m। इक्वेशन 3 सही है। यानी ये इलेक्ट्रॉनों का त्वरण आ गया है, जिस त्वरण से इलेक्ट्रॉन इस चालक तार में गति कर रहे हैं वो आ गया है A बराबर कितना हो गया, EB/ml। सही है। अब देखिए जरा, मैंने जब अनुगमन वेग समझाया था तभी समझाया था, एक श्रांतिकाल बताया था, मुक्त पथ बताया था। तो श्रांतिकाल क्या होता है, अभी क्या हमने माना कि अभी बैटरी नहीं जोड़ी हमने, केवल चालक तार है। अब जब चालक तार होगा तो चालक तार में भी तो इलेक्ट्रॉन लगातार गति करते रहते हैं। तो बिना बाह्य वैद्युत क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति करते हैं चालक तार में, उस वेग को क्या कहते हैं हम, ऊष्मीय वेग कहते हैं। सही है। यानी बिना वैद्युत क्षेत्र के, बिना बैटरी लगाए किसी चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति करते हैं उसे क्या कहते हैं हम, ऊष्मीय वेग कहते हैं। ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो अभी मैंने माना कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन है, उसका जो ऊष्मीय वेग है बिना वैद्युत क्षेत्र लगाए, बिना बैटरी लगाए, उसका ऊष्मीय वेग कितना था, पहले U1 था। सही है। मैंने माना इसके अंदर जो कोई इलेक्ट्रॉन है उसका जो ऊष्मीय वेग है, यानी बैटरी लगाने से पहले उसका जो वेग है वो कितना है, U1 है। सही है। और उसका श्रांतिकाल कितना है, तो है। तो क्या होगा, अब टक्कर के बाद, मतलब श्रांतिकाल क्या होता है, दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय था। तो हमारे पास क्या है, उसमें वेग, मतलब उसका प्रारंभिक वेग हमारे पास है, और क्या है, श्रांतिकाल हमारे पास है, त्वरण हमारे पास है। अब क्या करते हैं, हम गति का समीकरण लगाते हैं। यानी एक टक्कर के बाद उसका वेग कितना हो जाएगा। हमने पढ़ा है ना कि जब इलेक्ट्रॉनों की टक्कर होती है, इलेक्ट्रॉन धनावेश से टकराते हैं, तो टक्कर के बाद उनका वेग बदल जाता है। सही है। तो हम वही निकालते हैं। तो अभी हमारे पास क्या है, प्रारंभिक वेग है। प्रारंभिक वेग कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन का उसमें वेग जो है U1। हमारे पास इलेक्ट्रॉन का त्वरण है A हमारे पास है, समय हमारे पास है, प्रारंभिक वेग हमारे पास, त्वरण हमारे पास, समय हमारे पास। अब हम उस टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन का वेग निकालना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, हम गति का समीकरण लगाएंगे। सही है। तो गति का समीकरण लगाएंगे, यानी टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का वेग होगा कितना, V1 बराबर कितना हो जाएगा, तो गति का समीकरण कितना होता है, U प्लस AT होता है। तो यहाँ कितना लिखेंगे हम, U1 प्लस A टोवन, यानी पहले इलेक्ट्रॉन के लिए श्रांतिकाल कितना है, टोवन है। सही है। V1 बराबर कितना हो गया, U1 प्लस A टोवन। इसी प्रकार दूसरे इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, V2 बराबर U2 प्लस A2। V3 बराबर कितना हो जाएगा, U3 प्लस A23। ऐसे हो जाएगा। ठीक है। जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, n इलेक्ट्रॉन कितना होगा, Bn बराबर UN प्लस
A2 है। सही है, ये n इलेक्ट्रॉनों का वेग हो गया टक्कर के बाद। सही है, अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग निकालना है। इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या होता है, सभी इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होता है उसे क्या कहते हैं, हम अनुगमन वेग कहते हैं। तो हमारे पास n इलेक्ट्रॉनों का वेग है v1 v2 v3 v है। अनुगमन वेग निकालने के लिए क्या लेंगे, इन सारे वेगों को क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, औसत निकालेंगे। तो अनुगमन वेग कितना होगा भाई, अनुगमन वेग Vd बराबर कितना होगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn बटे n। पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है। तो कितना हो जाएगा, Vd बराबर v1 की वैल्यू रख दो कितना, u1 प्लस a21 u2 प्लस a22 u3 प्लस a23 vn प्लस a2 बटे में कितना n। सही है, अब देखिए क्या करते हैं, Vd बराबर कितना आया, इसे लिख लिया हमने u1 प्लस u2 प्लस u3 un बटे में प्लस, अब दो वाले पदों में भी सब में क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, a कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा a तो1 प्लस तो2 n बटे n। सही है, अलग अलग लिख लिया हमने, उसके भी एक अलग ही लिख लिए और एटो वाले पद अलग लिख लिए। अब देखिए इस लाइन का क्या मतलब है, u1 प्लस u2 प्लस u3 डैश un अपॉन n। इसका मतलब क्या हुआ, सभी इलेक्ट्रॉनों का उसमें वेग बटे उनकी कुल संख्या। तो इसका मतलब ये हो गया, पदों का योग बटे पदों की संख्या क्या होता है, एवरेज होता है, औसत होता है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत उसमें वेग। सही है, और किसी भी चालक के लिए सभी इलेक्ट्रॉनों का जो औसत उसमें वेग होता है वो शून्य होता है। शून्य कैसे होता है, मैंने बताया था, उसमें वेग क्या होता है, n वेग होता है। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो कोई इलेक्ट्रॉन उसी वेग से इधर भी आ रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो नीचे आ रहा है, तो कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर ही नीचे आ रहा होगा। जितना वेग इसका है उतना ही वेग इसका है, पर कैसा है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इनका जब कुल वेग निकालेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। ऐसे इनका भी कुल कितना जाएगा, 0 आ जाएगा। तो किसी भी चालक के लिए औसत उसमें वेग कितना होता है, 0 होता है। अर्थात इसकी जगह हम कितना रख देंगे, 0 रख देंगे। सही है, आगे देखिए, आगे क्या है, a1 प्लस to2 डैश n अपॉन n। ये क्या है, श्रांति कालों का औसत हो जाएगा, यानी श्रांति काल बटे कुल संख्या है ना, तो ये क्या हो जाएगा, श्रांति काल हो जाएगा। तो हम मान लेंगे कि पूरे चालक के लिए, यानी सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए औसत श्रांति काल है वो कितना है, 2 बार है। बार लगा देंगे तो औसत को दिखाता है। सही है, देखिए यहाँ पे मैं इसे मिटाने वाला हूँ, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके आगे करेंगे फिर। सही है, इधर का मिटा देता हूँ। तो कितना है, Vd बराबर है हमारा औसत मतलब औसत उसमें वेग कितना हो गया, 0 रख दीजिए, प्लस a to1 प्लस to2 डैश n अपॉन n। ये क्या हो गया, औसत श्रांति काल। उसे दिखा रहे हैं किससे, तो बार, तो के ऊपर बार लगा दिए, बार किसे दिखाता है, एवरेज को दिखाता है, औसत को दिखाता है। तो Vd बराबर कितना आया भाई, Vd बराबर आया a2 बार। अब a की वैल्यू रख दीजिए, ये वाली। सही है, a की वैल्यू रखते हैं हम कितना, a की वैल्यू रखनी है, कितना हो जाएगा, Ep अपॉन ml इंटू 2 बार। ये आ गया हमारा अनुगमन वेग आ गया। इक्वेशन कौन सी बनने वाली थी, ये 4। सही है, अब क्या करते हैं, इस Vd की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। हमारी जो इक्वेशन फर्स्ट थी वो क्या थी, वैद्युत धारा I बराबर क्या था, NaVdE। तो क्या करते हैं हम, Vd का मान समीकरण
समीकरण एक क्या थी हमारे पास, I बराबर थी वो NaCdE, ये तो थी ना। तो Vd की जगह ये वाली वैल्यू रखनी है, इसे बता देगा। कितना हो जाएगा भाई, I बराबर हो जाएगा Na और Vd की जगह रख दीजिए ये वाली वैल्यू कितनी, EV/ml इंटू टो बार इंटू E। सही है। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें निकालना है ओम का नियम। ओम के नियम की उत्पत्ति करनी है और ओम का नियम कहता है कि V/I क्या होता है, कांस्टेंट होता है। V/I का मान कैसा रहता है, नियत रहता है। तो हमें क्या चाहिए, V/I चाहिए। तो I ये है, V ये है। तो V और I को एक तरफ कीजिए, बाकी सबको एक तरफ कर दीजिए। सही है। तो हम वही करते हैं, V को उधर भेज दें, कितना हो गया I/V बराबर Na और कितना हो जाएगा E² टो बार अपॉन में कितना ml। हमें I/V नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, V/I। तो क्या करते हैं, दोनों साइड पलट देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा ये V/I बराबर ml बटे Na E² टो बार। सही है, ये आया है हमारा। अब देखिए जरा m क्या है भाई, m है द्रव्यमान, किसका, इलेक्ट्रॉन का। l क्या है, चालक तार की लंबाई। n क्या है, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। a क्या है, चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो क्या है, श्रांतिक काल। अब ओम के नियम को रिपीट करते हैं हम। ओम का नियम क्या था, ओम के नियम में हमने लिखा था, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप दाब आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए। ताप दाब का मतलब, अगर हम चालक तार के टेम्परेचर और दाब में कोई परिवर्तन ना करें तो क्या m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। क्या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बदल सकता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। तो क्या अभी 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम है, तो 1 घंटे बाद क्या बदल जाएगा, 2 घंटे बाद क्या बदल जाएगा, 3 घंटे बाद क्या बदल जाएगा। या हम चालक तार में धारा के मान को बढ़ाते हैं, I का मान बढ़ाते हैं, तो I का मान बढ़ाने से क्या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बदल जाएगा, नहीं बदल सकता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान फिक्स होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नहीं बदलेगा, अर्थात ये नियत रहेगा, इसका जितना मान है उतना ही रहेगा। अब बात आती है लंबाई L पर। L क्या है, L है चालक तार की लंबाई। तो अगर हम टेम्परेचर ना बढ़ाएं, केवल धारा के मान को बढ़ाएं या विभवांतर के मान को बढ़ाएं, तो धारा के मान को बढ़ाने से या विभवांतर के मान को बढ़ाने से क्या चालक तार की लंबाई बढ़ जाएगी। सोचिए, अगर ऐसा हुआ करता तो फिर तार की धारा प्रवाहित करने से क्या है, तार या तो छोटा हो जाया करता या बड़ा हो जाया करता। तार की लंबाई पर अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो चालक तार की लंबाई में भी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। अर्थात चालक तार की लंबाई भी कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, नियत रहेगी। V और I का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। n क्या है, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या तार की वैद्युत धारा या विभवांतर को घटा बढ़ा के इस तार में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या को घटाया बढ़ाया जा सकता है क्या, नहीं घट पड़ सकता है। तो यानी V और I के मान का n पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात n भी नियत रहेगा। A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अगर टेम्परेचर नियत है, दाब नियत है, तो तार में धारा प्रवाहित करने से क्या तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अर्थात इसकी मोटाई बदल जाएगी क्या, नहीं बदल सकती है, ये भी नियत है। E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19। तो क्या धारा प्रवाहित करने से या वोल्टेज को घटाने बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन पर आवेश बदल सकता है, नहीं बदल सकता है। तो क्या है, ये भी कांस्टेंट है। तो क्या है, श्रांति काल है, यानी दो किरणों अगर टक्करों के बीच का समय अंतराल है, अगर टेम्परेचर नहीं बदलता है
अगर टेम्परेचर फिक्स रहता है, टेम्परेचर नियत रहता है, तो क्रांति काल भी नहीं बदल सकता है। तो हमने देखा ये सारे के सारे मान कैसे रहेंगे, नियत रहेंगे। v और i का इनके मान पर, इनके किसी भी मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे v को बढ़ा लीजिए चाहे i को बढ़ा लीजिए, पर इनमें से कोई भी मान नहीं बदलने वाला है। अर्थात ये कैसे रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। अर्थात v/i बराबर क्या रहेगा, नियतांक। यानी ये सारे के सारे कैसे रहेंगे, नियत रहेंगे। यही हमारा ओम का नियम सही है। ओम का नियम हमको प्रूव करना था कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं में जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक तार के स्रों के बीच लगाए गए विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा I का अनुपात कैसा रहता है, नियत रहता है। तो हमने यही प्रूव करके दिखाया है। v/i बराबर क्या सिद्ध कर दिया, हमें नियतांक सिद्ध कर दिया। सही है, ये हमारा डेरिवेशन हो गया। लंबा जरूर है पर आसान है, स्टेप बाय स्टेप कीजिए और मस्ट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है, इसलिए इसकी अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर कोई डाउट होता है तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं डाउट क्लियर करूँ। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, थैंक यू।